जैविक खाद उत्पादन एवं बायोगैस तकनीकी के नवीनतम प्रगति विषय संबंधित 21 दिवसीय शीतकालीन प्रशिक्षण के अवसर पर उपस्थित यहाँ के कुलपति आदरणीय संधू जी, मंच पर विराजित श्रीमान अग्निहोत्री जी, श्री डॉक्टर GS मोरवा जी, डॉक्टर AK गुप्ता जी, कई विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और कृषि संबंधित अधिकारीगण, प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषि विज्ञान केंद्र के सभी प्रमुख वैज्ञानिक गण, प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी, किसान भाइयों, छात्र और छात्राएं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कर्ण सिंह श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम में आकर मुझे स्वयं बड़ी प्रसन्नता हुई है। और जब ये जानकारी हुई कि इस विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र के लोग आकर परस्पर आधुनिकतम तकनीकी के आधार पर कृषि को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहां इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, वहीं किसानों को भी कैसे और कृषि विकास के लिए आगे बढ़ाने के दृष्टि से प्रेरित किया जा सकता है, इस संबंध में भी उनको जानकारी प्रदान करेंगे। हम सबको पता है कि इस समय जैविक खेती के लिए लगातार चाहे शासन हो, चाहे जागरूक किसान हो, चाहे विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हो, ये सब के सब उस दिशा में लोगों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयत्नशील हैं। आज की जिस प्रकार की परिस्थिति किसानों की है, खेती की है, खेती के मिट्टी को देखने के पश्चात कहीं कहीं लगता है कि इसकी उर्वरा शक्ति घट तो नहीं रही है। जो आवश्यक तत्व हैं फसलों के लिए इस मिट्टी के अंदर विद्यमान है कि नहीं विद्यमान है। किसी चीज की कमी है तो कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। कोई खेत ऐसे हो सकते हैं जिनमें केवल एक फसल ही नहीं, दो फसल ही नहीं, 3 फसल भी हो सकती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उस खेत के परीक्षण के आधार पर सुनिश्चित की जा सकती है। और इस प्रकार का शोध कार्य, उनके परीक्षण के लिए उपकरण एक कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के लिए और भी अनेक प्रकार की चीजें ऐसी दर्शाई जा सकती हैं जिसके आधार पर सूखी मिट्टी में भी कैसे पैदावार हो सकती है, ऐसे मिट्टी में भी कैसे पैदावार हो सकती है जो पठारी भूमि में है।
अभी शोध का ही विषय है। शोध के आधार पर सर्च बढ़ सकती है। और इसीलिए आज इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र जगह जहां अधिकतम स्थापित हो। आईसीआर के हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, इस दिशा में सर्व प्रयत्नशील ये कोशिश कर रहे हैं। जब तक कि उस प्रकार के हमें कृषि वैज्ञानिक नहीं मिल पा रहे, उनका अभाव है, जितना चाहिए उतना नहीं प्राप्त हो पा रहे, क्योंकि लगातार इसका विस्तार हो रहा है। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम उस प्रकार के वैज्ञानिक उपलब्ध करा सकते हैं। प्रयोगशाला के लिए विज्ञान केंद्र के अंदर जितनी साधन सक्षमता होनी चाहिए उसका भी जगह अभाव दिखता है। अब यहां क्या है नहीं कर सकते, लेकिन दिखाई पड़ता है क्योंकि शोध कार्य नहीं से होगा। हमें पता है कि खेती पर ही पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था आधारित है। बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर अवलंबित है। तो खेती केवल अन्न का उत्पादन हो जाए या और विभिन्न चीजों का उत्पादन हो जाए, इतना ही मात्र नहीं है। खेत के माध्यम से और भी कच्चे माल तैयार होते हैं। कच्चे माल को पक्के माल में कैसे बदला जाए, उस खेती को इस ढंग से विस्तारित कैसे की जाए जिसके कारण आम किसान को केवल यही ना लगे कि हमने तो केवल खेत में जो पैदा होने वाली चीज को उत्पादित किया है, लेकिन उत्पादित माल के आधार पर, उत्पादित फसल के आधार पर उसको बाजार में विभिन्न रूपों में हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग की बात आती है, उद्यमिता की बात हमें लगता है इसलिए यहां लिखी गई है। छोटे छोटे कृषि पर आधारित उद्योग धंधे बहुत हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ले रही, पेप्सी फूड है, डाबर है, ये सारे खेती से उत्पादित माल के आधार पर जो किसान पैदा करता है, जिसका लाभ उस किसान को प्राप्त होना चाहिए, छोटे छोटे खेती पर आधारित उद्योगों को विकसित करके वो बड़ी बड़ी कंपनी ले जा रही है, बड़े बड़े कामों में ले जा रही है। ये सारी चीजें जहां जो किसान जागरूक कर रहा है, लेकिन व्यापक तौर पर ये चीज नहीं आ पा रही है। और इसलिए उद्यमिता का विकास खेती के ऊपर आधारित कैसे किया जा सकता है, कैसे जगह जहां दोनों प्रकार का प्रयोग, एक तरफ हम कैसे ढंग से पैदावार कर सके और दूसरी तरफ इस पैदावार के आधार पर जितना उपभोग किसान खाद्य से संबंधित कर सकता है, खाने संबंधित और लोगों को उपलब्ध करा सकता है, उससे और अलग तरीके से इससे विभिन्न प्रकार के आइटम्स को तैयार करके लोगों को कैसे प्रदान किया जा सकता है। ये दोनों प्रकार के प्रयोग की जरूरत है और दोनों प्रकार के प्रयोग के लिए आधुनिकतम तकनीकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर से संबंधित है
आज विद्यमान है हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर चाहे आलू का चिप्स हो, चाहे टमाटर का स्वास हो, चाहे ये जौ है, गेहूं है, इन सारी चीजों से भी अलग अलग चीजें बनती हैं। बेकरी बनती है, विभिन्न प्रकार के बिस्किट बनते हैं। अरे एक ही प्रकार का जौ या गेहूं का बिस्किट तो 5 रुपए में मिलता है, तो उसी को थोड़ा सा गुणवत्ता बढ़ाकर फिर ये तो 100 रुपए का बिकता है। अब ये सब इसी प्रकार के माल है। अब इस तरह के माल को कैसे किया जाए? तिल है, इलायची है, मेथी है, मुझे दिखा रहे थे, जीरा है। अब इन सारी चीजों का उपयोग जबरदस्त तरीके से हो सकता है। अभी बता रहे थे हमारी बहन, गाजर बहुत लंबा असर पैदा किया। अब गाजर की कितनी उपयोगिता है, मेडिकली भी देख लीजिए, आगे की दृष्टि से देख लीजिए। अब उसे कई चीज बन सकती है, उस पर आधारित उद्यम। हल्दी है, अदरक है। अब हल्दी तो इतना मशहूर है पूरी दुनिया भर में, मेडिकली भी बड़ा उपयोग हो सकता है उसका, अन्य प्रकार का उपयोग होता है। हमारी बहनें जानती है, टर्मरिक का बड़ा उपयोग होता है। तो अदरक है, हल्दी है, लहसुन है। अब ये सारी चीज खेती से पैदा होती है, इसका बड़ा उपयोग है। ये सारी चीजें इन इलाकों में जहां पानी कम है नहीं, अब इन इलाकों में हमें शोध करना पड़ेगा कि और क्या पैदा हो सकता है, किसान इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे पद्मश्री है, अब उन्होंने एक विशेष चीज की होगी, उनको पद्मश्री मिला। अभी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी एक हमारे बंधु ने जिनको यह सम्मानित किया गया, तो उसी विशेष चीज की इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पानी की कमी है, पानी की कमी है तो वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? पानी बरस रहा है तो रेन हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है? ग्रे वाटर्स हैं तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है? सीवरेज के पानी है तो उसका भी खेती में सिंचाई के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के आधार पर उसको कैसे खेत में डाला जा सकता है। ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे सामने हैं। उस टेक्नोलॉजी के आधार पर यह सारी चीजें की जा सकती है। पानी का कम से कम उपयोग, लेकिन पानी का अधिक से अधिक कंजर्वेशन। मुझे प्रसन्नता हुई कि अभी जो मैंने देखा है घूमकर आपके यहां जो स्ट्रक्चर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो हमने देखा बड़ा था, कई तरह से पानी कहीं भी आएगा तो उसमें आकर इकट्ठा होगा। अब ये अच्छा प्रयास है। राजस्थान में पहले ये प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग के आधार पर किस तरह से उसको उपयोग करना, ये क्रमशः प्रयास किया है। मैंने सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि करें प्रयास। अपने अन्यत्र से किसी चीज को मंगाने की जरूरत नहीं है। सौर ऊर्जा के लिए कहा, वाटर कंजर्वेशन के लिए कहा। अब ये चीजें अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो पानी इतना पर्याप्त हो सकता है जिस पानी से उस जमीन को, उस खेत को जितने पानी की आवश्यकता हो, जितने खाद की जरूरत हो,
किन प्रकार के रासायनिक तत्वों की कितनी आवश्यकता है, इसका हिसाब लगाकर खेत को उर्वर बनाया जा सकता है। यह एक व्यवस्था शोध कार्य के माध्यम से किसानों को प्रदान की जा सकती है। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री का है, गाय है और भी जानवर है, इनका भी संरक्षण। अभी मैंने गिरी गाय दिखाया, बता रहे डेयरी का उत्पादन से बहुत अच्छा हो सकता है। किसान उस दिशा में बढ़े, किसान अपने उत्पादन के आधार पर छोटे उद्योगों के माध्यम से अपने बच्चों को भी स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर सकता है। यह आपकी तरफ से अगर किसानों को ट्रेन किया जाएगा, वैज्ञानिकों के द्वारा उनको उचित प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, उस टेक्नोलॉजी की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी, तो निश्चित रूप से एक किसान सामान्य परिवार का अपने बच्चों को अपने खेत के जरिए से ही स्वावलंबी बना सकने में सक्षम होगा। अपना एक खेती कर सकता है, दूसरा गाय की डेयरी के आधार और कुछ कर सकता है। छोटे उद्योग लगाकर जो फसल उत्पादित हो रही है उसके माध्यम से कुछ और बना सकता है और उसकी गुणवत्ता ठीक से बनी रहे, ये चिंता करनी पड़ेगी। अब फसल होती है, हम अब सरकार ने मृदा स्वास्थ्य की योजना बनाई, पता नहीं यहां लोन कितना किया है। मृदा स्वास्थ्य के अंदर केवल किसानों के जमीन का परीक्षण, इसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या जरूरत है, इसमें कितनी फसल होती है, कितनी पानी की जरूरत है, कंपोस्ट खाद चाहिए या और भी कोई खाद चाहिए, ये सारी चीजें मृदा स्वास्थ्य के माध्यम से उसका समुचित तौर पर परीक्षण करते हुए आप कर सकते हैं। उन्नत बीज कहां से आ सकता है, जिस बीज को हम किसानों को दे सकते हैं, और वह भी उन्नत बीज ऐसा जो विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक आधार पर जो क्षेत्र है, कोई सूखा है, कोई गीला है, कोई बरसात वाला है, तो किस स्थान के लिए कौन सा बीज सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है, इस प्रकार का बीज ये विज्ञान केंद्र के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि अपने यहां उस प्रकार का उत्पादन ढंग से कर सके। किसान कभी बैठा नहीं रह सकता, उसको निरंतर काम चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत खेत है, खेत बराबर कुछ प्रदान कर रहा है, ऐसी चीज चाहिए। खेत के माध्यम से उसके मन के अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए। पर इसलिए इस इलाके में तो ये उत्पादन संभवतः कम है, पशु हैं, तो पशु संरक्षण चल रहा है, किसान पशु संरक्षण करके उससे भी आमदनी कर देता है। और उसे जो किसान कभी कभी ये रोता है कि अब क्या करें, फसल तो हुई नहीं, सूखा पड़ गया, पानी पड़ेगा, बाढ़ आ गई, हम क्या कर सकते हैं, और बाद में परेशान होकर लोन वगैरह लिया रहता तो आत्महत्या कर लेता है। ये इसलिए नहीं निर्माण, अगर उसको इस सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं, उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की गई, कहीं कहीं से उसको जानकारी हुई, तो आत्मनिर्भर होकर छोटा ही क्यों ना हो अपना वो काम कर सकता है, गुणवत्तापूर्ण कर सकता है। और इसलिए ये और इस इलाके में है ये चीज, जिस वजह से किसानों ने अपने पशुधन की रक्षा की है, उसका संरक्षण किया है, ये भी उनके आजीविका के साधन बनते हैं। हमें कई चीजें हैं जिसको हम सर्व कर सकते हैं।
अब इस समय फसलों के लिए फसल होती है तो बता रहा है कि भाई कीड़ा लग गया, फसल मर गई। फसल को कीड़ा ना लगे और कीड़े ज्यादा परेशान न करें, यह भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए विचार का एक जबरदस्त विषय है। फसल कभी हुई लेकिन जो उसका फल है, जो उसके अंदर वास्तविक चाली पुष्ट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, वो भी सूख गया नहीं है। वो कैसे ठीक हो सकता है? ये कई चीजें ऐसी हैं जो शोध का विषय के रूप में होकर किसानों के फसल के लाभ पहुंचाने में सक्षम और सहयोगी हो सकते। यह चीज करना बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं इस दिशा में जो 21 दिवसीय आपका प्रशिक्षण वर्ग है उसमें खुलकर विचार होना चाहिए। हमारे किसानों को भी खुलकर इस प्रकार की बात करनी चाहिए। विभिन्न देशों का उदाहरण देते हुए अभी इजराइल से संबंधित अभी एक को सम्मानित किया गया। इजराइल गया, इजराइल की तो भयंकर स्थिति, नहीं तो भी खेती अच्छी है, लोग सक्षम है। विभिन्न देशों में हमारे लोग जा रहे हैं, वहां की खेती को देखकर आ रहे हैं, तो वहां का क्लाइमेट भिन्न प्रकार का, हमारे यहाँ का क्लाइमेट भिन्न प्रकार का, तो भिन्न प्रकार के डिफरेंट क्लाइमेटिक आधार पर हम कैसे अपनी खेती को ठीक कर सकते हैं, ये किसान भी सोचता है। और एक चीज मैं और बताऊं, इस समय इनोवेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इनोवेशन में नवाचार, नई तकनीक, नई सोच, नई विधा, ये कैसे हो जिसके कारण हम अपनी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। मेरा अनुभव है कि गांव में रहने वाला किसान, उसके अंदर इनोवेशन का भाव सबसे अधिक, क्योंकि वो अनुभव ही है। वो देख रहा है कि आज ये हो रहा है, परिस्थिति भिन्न प्रकार की उत्पन्न हुई है, तो भिन्न प्रकार की स्थिति में अगर हमारा फसल है, हमारा खेत है, हमारा एक पशु है, तो ये कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, उसी दिमाग में नहीं नीची आती, नौजवानों के दिमाग में नहीं नीची आती, उद्योग से संबंधित भी आती है। इसको कैसे हम ठीक कर सकते? अभी जब बाजरा वगैरह का होगा, बाजरा है, बाजरा से कई चीजें हो सकती। बाजरा कहते हैं कि बड़ा पुष्ट होता है, उसमें आयरन बहुत अधिक होता है, और उसकी कई चीजें बन सकती। खाने का तो हो ही सकता है, जब खाते हैं लोग बाजरा की रोटी, गुजरात में रोटला कहते हैं, रोटला और वो तो कहते हैं बड़ा भारी होता है। अब वो वही बाजरा जो बड़ा पुष्ट करता है लोगों को, है उत्पादन है यहाँ, तो बाजरा से संबंधित कितने उद्योग हम छोटे प्रारंभ कर सकते हैं जो भिन्न भिन्न स्थितियों में लोगों को लाभ प्रदान कर सकता है। ये सब फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। अब ये सारी चीज शोध का इसका कैसे शोध किया सकता है, ये सारी चीज विचार करें। दूसरी चीज, सबसे गुणवत्ता पर हमें जोर देने की बहुत आवश्यकता है। फसल की भी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो कैसे बने, बीज की गुणवत्ता होनी चाहिए, वो कैसे ठीक हो। गुणवत्ता युक्त अगर चीजें उत्पादित होती हैं तो उसका बड़ा लाभ होता है, हर दृष्टि से लाभ होता है। और आज मार्केट में, बाजार में इन सारी चीजों को लेने के लिए लोग तत्पर है। अब आप बताइए, आटा तो हर घर में, अब आटा सा प्रिजर्व किया जा रहा है, पॉलिथीन के बैग में बढ़िया तरीके से पैकेजिंग उसकी है। आटा है तो कहते हैं भैया ये कारगिल का आटा है, कारगिल कंपनी है, कारगिल का आटा है, इसको खा लो।
अरे आटा तो हम बढ़िया बना सकते हैं, ओरिजिनल आटा हमारे बहन है, लेकिन उस आटा की कितनी कीमत हो जाती। अब वो आटा कहते हैं अच्छा ये मिक्सी रोटी लोग खाते हो, मिक्स करके सारी चीज है। अब यहाँ तो चना होना काफी है, आटा भी होगा। अब वो चना है, जौ है, गेहूं है, जौ और गेहूं को मिलाकर अथवा चना मिलाइए, उससे आटा बनाइए, उसकी रोटी खाइए, कहते हैं बड़ी पाचक हो, बहुत पाचक हो, डाइजेस्टिव। अभी चीजें ऐसी हैं जिसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी तकनीकी की जरूरत नहीं है। अभी लोग भुजा बनाते हैं, चना है, कहीं धान होता होगा, धान की वो है, फिर जौ है, ये सारी चीजें। अब मुरमुरे जानते होंगे, मुरमुरे जानते हैं ना, ये बनाते। मैंने देखा एक जगह कि पहले एक ऐसे खोमचा लगाकर बेचता था, तो बड़े तेजी से बेचते। अब बाद में उसको हम लोगों ने कुछ पैसा स्टार्टअप किया, तो वो चला था, मुद्रा योजना चली थी। मुद्रा योजना में 1000 से लेकर 50,000 तक, 50,000 से लेकर 10 लाख तक बैंक से पैसा लेते थे और लोन लेते थे, लेकिन धीरे धीरे बैंक को देते रहते थे, उसे गारंटी की जरूरत नहीं। तो उससे कुछ पैसा दिलवाया। आप ताज्जुब करेंगे, पैसा आ गया तो वही कच्चा जौ है, कच्चा चना है, कच्चा गेहूं है, ये सब लिया, एक उसमें वहां मशीन ऐसी बन गई, एक दूसरे में चली गई, वो अपना भून गया, तीसरे में जरा नमक मिल गया, मसाला वसाला मिल गया, चौथे में पैकेजिंग वो हो गया, और 5वें में पहले बना के 10 मिनट तैयार। अब जो चीज 5 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपये हो गई। अब वो छोटा कर 5 लाख की लागत, केवल 5 लाख की लागत की मशीन बिक्री हो गया। तो ये सब है। अब कहते हैं सोयाबीन वगैरह का होता है, सोयाबीन यहाँ आप बता रहे थे बूंदी उदी करोगे, हाँ कोटा वगैरह का। अब वो सोयाबीन है, सोयाबीन की मशीन है, बन जाएगी तो उससे दूध निकलता है, उससे पनीर होती है। अब वो उसका दाम 3 लाख रुपया मशीन का, अब बनाई दीजिए। तो ये सब किसी पर आधारित उद्योग, ये वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों को इस तरह की ट्रेनिंग देकर, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसी ट्रेनिंग दे, हैंड ऑन ट्रेनिंग दीजिए ना, छोटे छोटे मशीनों पर भी उनको ट्रेनिंग दीजिए, पता नहीं देते हैं कि नहीं देते, प्रयोगशाला में देना चाहिए। छोटे छोटे मशीन में देखो ये बीज है, इसमें ये पैदा हो सकता है, ये निर्माण हो सकता है। हमें बेहतरी का नाम लिया पैसे नहीं दिया, ये 5-7 लाख 10 लाख का मशीन मिलती है, उसमें एक तरफ बिस्कुट बन रहा है, एक तरफ टोस्ट बन रहा है, एक तरफ कुछ बन रहा है। अब वो हैंड ऑन ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, ये किसानों को देने की जरूरत है, बच्चों को देने की जरूरत है। तब सही मायने में कहा जाएगा कि उद्यमिता के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण, ये जो विषय, उद्यमिता के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। केवल किसान उस फसल पर आधारित नहीं, फसल पर आधारित है, लेकिन उस फसल के कारण क्या क्या उसको मिल रहा है। अब यहाँ मिर्चा वगैरह तो नहीं होता होगा, जो होता है मिर्चा है, लाल मिर्चा, हरा मिर्चा अरे इसका बड़ा उपयोग है भाई, बहुत उपयोग है। अरे एक एक चीज लेकर चलेंगे, अगर ढंग से उसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया तो किसी बात कमी नहीं हो सकती। मुझे प्रसन्नता है, आज मैं इस विश्वविद्यालय में आया। इस विश्वविद्यालय में आकर पहले इन्होंने मुझे ऊर्जा वाला, मुझे तो डिजिटल लाइब्रेरी दिखाया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। डिजिटल लाइब्रेरी देखकर एक ही स्थान से बहुत सारी पुस्तकें आप ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। दूसरा, उन्होंने सौर ऊर्जा से संबंधित दिखाया, जो सोलर एनर्जी को आप कहते हैं, बिजली की जरूरत है। तीसरा पानी का था, जो तालाब में पानी और कई करोड़ लीटर पानी उसमें आया, इसको दिखाया कि यहाँ पानी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का एक अच्छा हिसाब दिखाया।
और यहां के लिए जो बहुत आवश्यक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका जो स्वरूप दिखाया बहुत अच्छा है। तीसरा, ग्रे वाटर का कैसे हो सकता है, ये नहीं है, मैं चाहता हूं सोल्यूशन। ग्रे वाटर का रिसाइकलिंग करते हुए खेतों में पानी उसको देना, पीने का तो नहीं हो सकता है। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि थोड़े में हम अधिक से अधिक कैसा उपयोग कर सकते हैं, यह विश्वविद्यालय कर सकता है। संधू जी के बारे में